चलो, हेलो गाइस, स्टार्ट करें लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? यस, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स देखा था कि ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ पे फेल होता है। ठीक है, लेकिन वो सब जो हम बात कर रहे थे वो कैसी बॉन्डिंग की बात कर रहे थे? कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी कि आपका जो एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये बॉन्ड बनता है। इसके दोनों के बीच में हम इसे बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से एक और तरह का बॉन्ड पॉसिबल है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, जिसमें क्या होगा कि एक जो होगा एटम वो अपना इलेक्ट्रॉन गवा देगा, दूसरा जो एटम होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, अभी हम देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बात की तभी हमने बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके एटम्स या तो कोवेलेंट बॉन्ड से या तो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो पहला या तो सीख लिया कोवेलेंट बॉन्ड, कोई दूसरी या तो की बात है आयोनिक बॉन्ड की। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड जिसको दूसरा इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो अभी ये जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो एक तो पहला किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कितनी इजीली कोई एटम इलेक्ट्रॉन गवा के कैटायन बनता है, या कितनी इजीली कोई एटम वो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनता है, उसके ऊपर आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करते हैं। यानी कि द ease of formation of cations and anions, जितनी इजीली कैटायन या एनायन बनेंगे उतना इजीली आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला तो कितनी इजीली वो जुड़ते इलेक्ट्रॉन दबाते या लेते उसके ऊपर। दूसरा द अरेंजमेंट of anions and cations in crystal lattice। अभी आपको आप सोचोगे कि लेटिस क्या होता है? ये लेटिस क्या होता है? तो लेटिस जो है वो आपका जो आर्मी की बात करें NaCl, नमक देखा हुआ NaCl मतलब नमक, आपका नमक। तो NaCl जो है वो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब कि जिसका एक प्रॉपर शेप हो, जो शेप रिपीट होता है। सपोज ऐसा अगर क्यूबिक शेप है किसी का, ठीक है, तो ये क्यूबिक शेप है वो रिपीट हो रहा है, आगे भी इसी तरह से। ठीक है, ये क्या हो रहा है? क्यूबिक शेप रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल शेप। और लेटिस मतलब कि ये इनकी जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे? लेटिस। जहाँ पे ये रिपीटेड चीज जिसके ऊपर सपोज आप अगर इस बोर्ड के ऊपर ये रिपीटेड बना रहे हो, ये पीछे का बोर्ड का जो हिस्सा है जिसके ऊपर कितना हिस्सा, ये इतना हिस्सा जिसके ऊपर आपने इसको अरेंज किया, उतने इसको हम क्या बोलेंगे? लेटिस। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है?
ठीक है, क्योंकि मेटल जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉन गवा सकते हैं। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन दूर होगा और वो क्या बनेगा, सोडियम केटायन। क्यों, इसकी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर ऑर्बिट में 3s 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गवा दिया, यहाँ पे कितना हो गया, अभी इसका स्ट्रक्चर नियॉन जैसा। ठीक है, फिर बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके वो कैसा बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे वो आर्गन जैसा बना होगा क्योंकि इसका नंबर 17 है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम गवाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, याद करो थर्ड चैप्टर, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने आयोनाइजेशन देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन आप दूर करते हो तो उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, अभी इसमें आयोनाइजेशन में क्या होगा, आयोनाइजेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, एक जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल रहे हो, उसमें से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन से खींच के निकाल रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल रहे हो तो आपको अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये कैसे, इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन। ठीक है, और जो एनर्जी ये गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका आयोनाइजेशन हो रहा है और जो एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि इसको बोलते हैं एंडोथर्मी। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मी। तो आपका सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन गवाता है तो आपने उसमें से खींच के इलेक्ट्रॉन निकाला है, दैट मींस कि उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। और वो खींच के निकालने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, वो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मी। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मी। ठीक है, यानी कि इसकी डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। डेल्टा H वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी आप दे रहे हो तो कैसी होगी, पॉजिटिव। नाउ एनायन की बात करते हैं। एनायन मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन मेटल। अच्छा, यहाँ ये सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ पे ये गैसियस स्टेट हो जाता है, यहाँ पे ये गैसियस स्टेट होता है, यहाँ ये गैसियस रहता है। ठीक है, अभी सोचो ये क्या कर रहा है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी आपने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसको क्या किया है, बहुत सारी एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आती है तो सेकंड चैप्टर याद करो, इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है, एक्साइटेड। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो क्या करता है, निकल जाता है बाहर। तो वो एक्साइटेड हो गया, वो एक्साइटेड हो गया। अभी अगर उसको क्लोरीन की शेल में घुसना है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक्साइटेड। ठीक है, मैं क्या हूँ, दौड़ रही हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे कहीं पे बैठना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दौड़ना रोकना पड़ेगा, अपने पाँव को थमाना पड़ेगा, तब जाकर मैं बैठ पाऊंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ ये क्लोरीन की आउटर शेल में ऐड होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो एक्साइटेड है, वो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसको, जो एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी है पहले से, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड हुआ और सोडियम के शेल में से निकल के बाहर आया, वो एनर्जी अब भी उसके अंदर है,
इसमें कई बार एंडोथर्मिक भी होता है क्योंकि एनर्जी उतनी भी रिलीज नहीं होती है, तो क्या होता है कि कई बार इसमें एंडोथर्मिक भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली कैसा होगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज। तो फिर से सोडियम क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से गवाता है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या दे रहे हो, बाहर से एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। वो एनर्जी बाहर से दे रहे हो, तो वो एनर्जी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। क्लोरीन में क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है क्योंकि उसको एनर्जी मिली हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर जाने के लिए क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये पता चल गया। अभी सोचो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दी होगी, तो मेटल्स में क्या होता है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको शील्डिंग इफेक्ट असर कर रही होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसको रिलीज, इसको दूर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं। आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि ये मिनिमम हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो, मिनिमम। मतलब कि आपको, क्योंकि आपको क्या करना है, एनर्जी मतलब आपको जब ये प्रैक्टिकल कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हो, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो आपको क्या दे देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि कम से कम हीट दे के रिएक्शन हो जाए, या कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होकर रिएक्शन हो जाए। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि कम से कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, यानी कि एंथैल्पी हम मिनिमम करेंगे। एंथैल्पी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे मिनिमम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी बाहर रिलीज करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी वो ज्यादा रिलीज करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज्यादा वो एनर्जी को रिलीज कर देगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जितना ज्यादा उसने रिलीज किया होगा उतना ही वो वहां पे स्टेबल हो जाएगा। इसका उल्टा जितना जितना आपने अगर एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास आपने फिट कर दिया, या एक कागज फिट किया, ठीक है, तो उस ग्लास के अंदर उसको आपने दबा के पूरा फिट कर दिया है। तो जितना दबा के फिट किया है उसको अंदर से निकालना भी उतना क्या हो जाएगा, मुश्किल। जितनी एनर्जी उसको दबाने में लगाई है उतनी एनर्जी उसको निकालने में लगेगी, समझ रहे हो। जितनी एनर्जी दबाने में लगाई है उतनी एनर्जी निकालने में लगेगी। तो आपका एक्चुअली रिएक्शन क्या हो रहा है कि ये सोडियम प्लस जो गैसियस है प्लस Cl माइनस जो गैसियस है, दोनों मिलकर NaCl जो सॉलिड है वो बना रहे हैं। तो जितनी इसकी एनर्जी कम होगी, जितनी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी रिलीज करके वो यहाँ पे फिक्स हुआ है, जितनी एनर्जी रिलीज करके वो यहाँ पे फिक्स हुआ है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, तो आपको अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस निकालना है, मतलब कि इसको तोड़ना है, अगर इसको तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या बात हो रही है कि जितनी एनर्जी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो एनर्जी छोड़ के वो यहाँ पे चलो स्टेबल हो गए। अभी जब इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ से निकालना है,
चलो गाना नहीं गाना है हमें, ये तो बस थोड़ा सा आप पक गए होंगे शायद, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो, इसलिए थोड़ा हमने मस्ती कर ली। अभी आ जाते हैं वापस आयनिक बॉन्ड पे, ठीक है, इतना हम इरेज कर देते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं NaCl बॉन्ड की, ठीक है, आयनिक बॉन्ड NaCl के बीच में कि सोडियम प्लस Cl माइनस दोनों गैसेस, या ऐसे भी ले सकते हैं, सोडियम सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, और मिलके बनाते हैं NaCl सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये आपकी मेन रिएक्शन है। अभी इसमें आपको ये देखना है कि एनर्जी जो है किस तरह से, सपोज आयोनाइजेशन की इसमें बात करें, सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एनर्जी जो है एंथैल्पी वो कितनी है इसकी, तो 495.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाने की इलेक्ट्रॉन गेन की एंथैल्पी कितनी है, माइनस होगी माइनस 348.7 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। अभी इन दोनों की टोटल एनर्जी करें, पहले NaCl बनने की एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसकी एनर्जी होती है माइनस 788 किलो जूल मोल इनवर्स, ये याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की माइनस होगी, ठीक है, माइनस में क्यों होगी मैंने अभी बताया था, क्योंकि आपके ये माइनस में होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसा हो गया माइनस। चलो अभी इसकी टोटल करो, डेल्टा H प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन H, तो क्या होगा ये प्लस ये 495.8 माइनस 348.7, तो ये कितना हो जाएगा कुछ 147.1 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये भले ही आपकी पॉजिटिव आ रही है, भले ही जब इन दोनों का प्लस और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हमारी फॉर्मेशन की जो वैल्यू है उससे छोटी होगी। आपको साइन नहीं देखना, ये साइन इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसके लिए फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो माइनस साइन रिलीज की है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो इसकी ज्यादा है, तो ऑलवेज फॉर्मेशन आप जब करते हो, ठीक है, फॉर्मेशन जब होता है तो जो फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होगी इन दोनों के टोटल से, ठीक है। अब ये समझ में आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओके। अभी बात करते हैं शेप की, जो हमने क्रिस्टल लेटिस ले रहे, ये पहले लिख लिया, चलो अभी क्रिस्टल लेटिस की बात करें। अगर NaCl की बात करें उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, तो एनायंस और कैटायंस की अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। पहले हमने देख लिया ईज, पहला पॉइंट हमने दो फैक्टर्स निकाले थे, इधर ईज जितनी इजीली एनायन बनेगा, जितनी इजीली कैटायन बनेगा वो फैक्टर देख लिया। दूसरा फैक्टर है अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट कैसे होगी, तो अगर हम पर्टिकुलर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वो कोई भी आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ आपका जो सॉलिड होगा वो, यानी मैंने लिया कैटायन और एनायन, ये एक क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट किसमें होगी, तो इसकी ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी इसकी, ठीक है, जिसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। वो 12th में आएगा कि कोई क्यूब में होता है, कोई क्यूब की सरफेस में, कोई उसके कॉर्नर्स में, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है उनकी हमारे आयोनिक सॉलिड की, यानी कि NaCl की अगर बात करें तो उसकी, ठीक है, उनकी क्या होगी पर्टिकुलर अरेंजमेंट, और वो सोडियम और क्लोराइड। अच्छा, आपने कभी NaCl से बॉन्ड दिखाया, और इनके बीच में पहले तो बॉन्ड होता भी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास और इसका इसके पास जो शेयर नहीं कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन
स्क्वायर ऐसे बना अंदर से, मानो जैसे आप क्यूब बना रहे हो, लेकिन गैप से सिमिलर रखना है उसका, गैप कैसा रखना है हमें सिमिलर, ठीक है। ये हो गया। अब ये और लाइन बनाना, थोड़ा ऊपर से थोड़ा अंदर से बना लिया। ऐसे 3 बॉक्सेस अंदर अंदर। अभी इनकी एजेस को जोड़ो, ये बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इसकी एजेस को जोड़ो, इस वाली एजेस को जोड़ो, स्केल यूज करना, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। ये क्यूब जैसा बन गया। अभी अंदर कैसे अरेंजमेंट होगी, अगर थर्ड लाइन से स्टार्ट करो तो फर्स्ट लाइन तक लाइन लेके जाओ और इसके लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है, ऐसा बनाना है, फिर यहाँ ऐसे बनाना है, ये पहले बना के रखो ऐसा तो बीच में। तो सेकेंड लाइन को लेके आओ सेकेंड लाइन तक, थर्ड लाइन को लेके आओ थर्ड लाइन तक, बन गया। अब यहाँ से आपको कैसा शेप चाहिए, ऐसा, और यहाँ बी पे साइड, तो फर्स्ट लाइन को थर्ड तक लेके जाओ, सेकेंड को सेकेंड तक लेके आओ, फर्स्ट को फर्स्ट तक लेके जाओ, ठीक है, बन गया। इसमें इस तरह से आपको क्यूब दिखेगी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, उसके पीछे वापस फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, उसके पीछे वापस, मतलब टोटल 8 क्यूब्स हैं, आगे 4 पीछे 4, ठीक है। ये देखो अब बनाओगे तो आपको अंदर दिखेगा। अभी इसमें अरेंजमेंट कैसे होगी, सपोज मैं ये बड़े राउंड को, बड़े एटम को सीए बोल रही हूँ, छोटे एटम को कहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 5 कॉर्नर में सीए होंगे, सपोज अल्टरनेटिव रखना है, 2 सीए के बीच में एक एन है, 2 सीए के बीच में एक एन है, 2 सीए के बीच में एक एन है। अगर यहाँ पे 2 एन है, यहाँ पे बीच में एक सीए, यहाँ 2 सीए है तो एक एन है, ठीक है। यहाँ सीए है तो यहाँ सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ बीच में, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम है तो क्लोरीन, और यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम, आ गया 2 क्लोरीन के बीच में सोडियम, यहाँ पे सोडियम, सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, हो गया। और यहाँ बीच का एक बचा, बीच में क्या आएगा, बीच के ये सोडियम है, सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन, तो बीच में क्या आएगा, सोडियम, यहाँ सोडियम सोडियम है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन, सोडियम सोडियम है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन। अगर समझ में आपकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, सी क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ बीच में यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन। ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, इसलिए हमने ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। चाहे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में और क्लियरली पता चलेगा, टेक्स्ट बुक देखोगे तो और क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने सेकंड देख लिया, अरेंजमेंट पहला देख लिया था एनर्जी के रिलेटेड। अभी ये पता चला कि आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर रहती थी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते थे उनकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ओनली ऑक्टेट के ऊपर, ये ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसमें आयनिक बॉन्डिंग में क्या होगा, ऑक्टेट के अलावा उसकी क्रिस्टल सॉरी लेटिस एंथैल्पी, वर्ड याद रखना, लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी पे बच्चों इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। अगर लेटिस एंथैल्पी क्या है, लेटिस एंथैल्पी क्या आपकी अरेंजमेंट आपके ऑब्जेक्ट में है, अरेंजमेंट किसमें आ गई, ऑक्टेट में। लेटिस एंथैल्पी वो है जो हमने पहले डिस्कस की, हमने क्या पहले डिस्कस किया कि लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लो, लेटिस एंथैल्पी, ठीक है, डेफिनेशन लिख लो कि लेटिस एंथैल्पी इट इज, लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन इट इज
लेटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन की एंथैल्पी जितनी ही लेकिन साइन अपोजिट, इसलिए क्योंकि फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उतने ही अमाउंट में एनर्जी आपको तोड़ने के लिए अंदर देनी पड़ेगी। तो लेटिस एंथैल्पी समझ में आ गया, ठीक है, अरेंजमेंट समझ में आ गया, और जो आपका ये बॉन्ड बनता है उसमें इसकी एनर्जी मिनिमम क्यों रखेंगे, इसकी मैक्सिमम क्यों बोलेंगे, ये भी पता चल गया। एक चीज और याद रखना, एनर्जी जब रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, तो उस एनर्जी को हम एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बोलते ही है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, टर्म बहुत जगह पे लिखी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ में आ गया। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ में आया। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लेटिस एंथैल्पी समझ में आ गया, फॉर्मेशन एंथैल्पी समझ में आ गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझ में आ गया, अरेंजमेंट भी समझ में आ गया। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो करवाया है अभी के अभी टॉपिक्स लिख लेना ताकि कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। एक बात याद रखना, बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि उसको स्टेबल होना है, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, तो एनर्जी दोगे तो टूटेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट